नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। बिहार में किसकी बहार। बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ करेंगे। बहन रोहिणी आचार्य के समर्थन में अब तेज प्रताप यादव का बयान भी आ गया है। रोहिणी आचार्य के पोस्ट पर तेज प्रताप यादव ने बयान दिया और अपनी बहन रोहिणी आचार्य को लेकर उन्होंने कहा कि गोद में हम खेले हैं। जिस तरह की बात कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं, वो अपनी जगह पर सही हैं। हमारी बहन का जो अपमान करेगा तो कृष्ण का सुदर्शन चक्र उस पर चलेगा। तो तेज प्रताप यादव की तरफ से बयान दिया गया है। दरअसल रोहिणी आचार्य की तरफ से एक पोस्ट किया गया था और उसी पोस्ट के समर्थन में तेज प्रताप यादव ने ये बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि वो जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं, अपनी जगह पर वो सही हैं और हमारी बहन का जो भी अपमान करेगा कृष्ण का सुदर्शन चक्र उस पर चलेगा। बात वो कर रही है, वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये कहने की नौबत आ रही है कि आत्मसम्मान की बात चर्चा हो रही है, पिताजी को किस तरह से डोनेट किया किडनी, ये सब कहने की नौबत आ गई। ये सच्चाई है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते वो सराहनीय काम उन्होंने किया है। शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती। तो ये हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा। जब तक इतिहास रहेगा, इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन का जो अपमान करेगा कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। तो सुना आपने तेज प्रताप का ये वो बयान और रोहिणी आचार्य का वो पोस्ट आपको दिखा रहे हैं, जो पोस्ट उन्होंने किया है और उसी पर समर्थन तेज प्रताप यादव ने दिया है। और पटना संवाददाता रवि एस नारायण अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, अब तेज प्रताप यादव अपनी बहन का समर्थन करते हुए बयान देते हैं, किस तरीके से इस बयान को देखा जाए? देखिए, जो रोहिणी आचार्य हैं वो लगातार अपने कुछ मामलों को लेकर के लगातार ट्वीट कर रही हैं और तेज प्रताप हमेशा से अपने बहनों को लेकर के, चाहे कोई भी बहन हो, उनके बहनों को लेकर के हमेशा से समर्थन में खड़े रहे हैं। वो चाहे कभी मीसा हो, रोहिणी हो या चंदा हो, या जब भी कोई मामला आया है अपने बहन के साथ हमेशा से खुल करके तेज प्रताप खड़े होते हैं। और आज जब लगातार रोहिणी आचार्य को लेकर के जो ट्वीट है, उनसे जब मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हम उनके गोद में खेले हैं और जो भी बात वो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है, वो अपने जगह पे सही हैं। हालांकि जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि किडनी को लेकर के जो उन्होंने वीडियो डाला था, तेज प्रताप ने कहा कि ऐसी माँ या बहन, ऐसी शादी कोई होगी जो इतना बड़ा त्याग कर सकती है और जो भी अपमान करेगा कृष्ण का सुदर्शन चक्र उस पर चलेगा। तो खुल करके तेज प्रताप यादव जो है अपने बहन रोहिणी आचार्य के साथ खड़ी हैं। जी चलिए ठीक है, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए रवि, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ेंगे आगे। रोहिणी आचार्य के पोस्ट पर पप्पू यादव का बयान भी सामने आया है। पोस्ट करने में बहुत लेट हो गया, पप्पू यादव ने कहा है। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, बिहार को बचाएं रोहिणी आचार्य, और ये भी कहा कि पूरे घर को आग लगाने वाले से बचाएं। पप्पू यादव ने क्या कुछ और कहा है आपको दिखाते हैं। महत्वपूर्ण है, रोहिणी आचार्य की तरफ से जो सोशल मीडिया पर पोस्ट आया है उसको आप कैसे देख रहे हैं, खासतौर से चूंकि वो भी चुनाव लड़ चुकी हैं, पिछले लोकसभा चुनाव। बहुत लेट हो गया, देर आए दुरुस्त आए। बिहार को बचाएं रोहिणी जी, पूरे घर को बर्बाद, चिराग में आग लगाने वाले लोगों को से बचाएं। पूरे बिहार की विरासत पर को आग लगाने वालों से रोहिणी जी ही बचाएं। धन्यवाद जी। कौन लोग हैं जो कि इस तरह से आग लगा रहे हैं और कौन है, किनसे बचने की सलाह दे रहे हैं? रोहिणी जी ही को पता है, पूरे घर को पता है, लालू जी को पता है। तो वैशाली में बिहार अधिकार यात्रा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने मौजूदा सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताया है। इसके साथ ही ये भी कहा कि अब
बार बिहार की जनता इस बार बदलाव के मूड में है और तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर किसी भी भ्रष्टाचारी या अपराधी को नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे भरमार है, भ्रष्टाचार का बहार है बिहार में। भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार, केवल लूटने का काम किया है बिहार को इन लोगों ने। सरकार जब बनेगी तो कोई भ्रष्टाचारी को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, कोई अपराधी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई हो, सबको सजा होगी, सब पर कार्रवाई होगी। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। टीआरई 4 को लेकर हो रहे प्रदर्शन पर उन्होंने बयान दिया है। अभ्यर्थियों की मांगों पर विचार करेंगे। शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया 2005 से अभी तक सबसे ज्यादा नौकरी दी गई है। लाखों शिक्षकों के हाथ में राज्य का भविष्य है। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि छात्रों के भविष्य के लिए एमओयू साइन हुआ। नियुक्तियों पर आगे भी बहाली चलती रहेगी, आगे भी नौकरियां मिलती रहेंगी। तो पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। शिक्षा मंत्री की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। दीपक थोड़ा पीछे आ जाओ। तक लिए बीपीएससी के द्वारा 2.5 लाख शिक्षकों का से ज़्यादा, अगर आप मिला लें, बात सुन लीजिए, शिक्षकों को, प्रधान अध्यापक को, प्रधान शिक्षकों को तो करीब करीब 2.25 लाख नियुक्तियां हो चुकी हैं। तो आवश्यकता अनुसार किस विषय में क्या ज़रूरत है उस अनुसार हम लोग वैकेंसीज निकालते हैं और टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 भी आएगा। तो ये अंत नहीं है और शिक्षा विभाग में जो नियुक्तियां हुई भविष्य में भी होंगी। वहीं सीट शेयरिंग पर कांग्रेस की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम की तरफ से बयान दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि 2020 में जितनी सीटों पर चुनाव कांग्रेस ने लड़ा था उतनी ही सीटों पर लड़ने की चर्चा है। नए सहयोगी के लिए सबको त्याग करना होगा। सीएम फेस के लिए अभी हरी झंडी नहीं दिखाई। चुनाव होने के बाद सीएम फेस तय होगा। एक बार फिर से बिहार के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से बयान सामने आया है। हम सीट के बारे में ये कहेंगे कि हम 2020 के इर्द गिर्द हमारी चर्चा चल रही है। 2020 के अंदर हम जो सीट पर लड़े थे 243 पर इंडिया गठबंधन, उसी के हिस्से के इर्द गिर्द हैं। लेकिन साथ ही साथ स्पष्ट कर दूं कि हमारे इंडिया गठबंधन के सभी सम्मानित जितने भी पार्टियां हैं उनके स्पेस को भी ख्याल में रख करके चर्चा की गई है। एक सवाल है सर, नए दल 2 आ गए हैं, उसमें आ रहे हैं पशुपति पारस की पार्टी हो या फिर जेएमएम की बात हो रही है, तो उस सिचुएशन में कल भी आपने संकेत दिया था कुछ सीटें कम हो सकती हैं। जो 2020 के इर्द गिर्द जो आप बात कर रहे हैं उससे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। जी, चूँकि हमने कहा कि यदि कोई पार्टनर बढ़ रहे हैं तो सेक्रीफाई करने के लिए, उनकी स्पेस के लिए हम सभी दलों को ख्याल रखना पड़ेगा कि उनको स्पेस को हमको कितना देना है और उस स्पेस में सभी के कंट्रीब्यूशन कितना है, काउंट लेवल कितना है, उसके इर्द गिर्द करेंगे। हम लोग का लक्ष्य ये है कांग्रेस पार्टी का कि हम इंडिया गठबंधन के साथ बढ़िया से बढ़िया सीट शेयरिंग करें और बढ़िया से बढ़िया हम मैसेज दें लोगों को। आखिर में एक सर महत्वपूर्ण सवाल ये बना हुआ है कि सब कुछ आप बेहतर संदेश देने की बात कर रहे हैं, लेकिन चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री का, इसको लेकर के आरजेडी खुलकर बोल रही है तेजस्वी यादव, आप लोग कह रहे हैं जनता तय करेगी। देखिए, ये लोकतंत्र में जो संविधान में अधिकार दिया है वोटरों का अपने जनप्रतिनिधि चुनने का, जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं उसी में से जनता अपने विधायक चुनता है और वो विधायक जनता चुनती है और विधायक के चुनाव अभी है। बाकी हर मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में सकारात्मक और ट्रांसपेरेंसी से हम बात कर रहे हैं। इस विषय पर जनता जो मोहर लगाएगी उसके बाद बात करें। तो बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के 2020 में जितनी सीटों पर लड़ने की चर्चा वाले बयान पर सियासत अब तेज हो गई है। एनडीए नेताओं ने जहां चुटकी ली, वहीं महागठबंधन के नेताओं ने कहा है कि सीटों को लेकर कहीं कोई कंफ्यूजन है ही नहीं।
2020 में सारी तिकड़म लगाने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी मात्र 6% वोटों पर सिमट चुकी थी। अब तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व से राजद और कांग्रेस के लोग ही खुश नहीं हैं। अब 0 पर आउट होने की बारी है। यह सारे लोग जानते हैं कि तेजस्वी यादव जी में रणनीतिक कौशल का घोर अभाव है और उनमें लालू यादव जी का एक भी रणनीतिक चातुर्य नहीं है। इसीलिए जो कांग्रेस कभी लालू यादव जी के सामने सीटों के लिए चिरौरी करती थी, आज वह बुरी तरह तेजस्वी यादव जी पर हावी है। और तेज प्रताप यादव जी, जिनमें लालू यादव जी का सारा वाक चातुर्य, सारा रणनीतिक कौशल मौजूद था, उन्हें लोगों ने षड्यंत्र करके परिदृश्य से बाहर कर दिया है। जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजेश राम जी ने स्पष्ट ही कह दिया कि हम जितनी सीटें पिछली बार लड़े थे उसी के इर्द गिर्द बात कर रहे हैं। अगर नया साथी बढ़ा है और बढ़ेगा तो स्वाभाविक बात है कि अनुपातिक सब में से सीटें ली जाएंगी, स्पेस सबको देना पड़ेगा, तब तो हम नए साथी को एकोमोडेट कर पाएंगे। महागठबंधन में जो है कहाँ कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन तो है नहीं। मेन मुद्दा तो भाजपा को भगाना है ना, भाजपा मुक्त बिहार करना है, बीजेपी को खदेड़ना है। जेएमएम है और चिराग पासवान जी के जो चचा जी हैं पारस जी, उनका है, तो सब एडजस्टमेंट की बात हो रही है। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन कोई बात है नहीं। गठबंधन तो हम लोग का अटूट है। वहीं गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एनडीए सबको साथ लेकर विकास कर रही है, जबकि कांग्रेस और आरजेडी परिवार का विकास करती है। साथ ही ये भी कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास हो रहा है और से नीतीश कुमार में सभी वर्गों का विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ करते हैं। यहाँ के कांग्रेस और यहाँ के लालू की पार्टी उनका परिवार के साथ, परिवार का विकास, परिवार का विचार उन्हीं के साथ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जो विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए विकसित भारत और विकसित बिहार ये सरकार साकार करने के लिए यहाँ पे फिर एक बार डबल इंजन की सरकार लाना चाहती है। आप लोगों ने कांग्रेस की सरकार या लालू यादव की सरकार, जो नोट चोर और चारा चोरी की सरकार आप लोगों ने देखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर रहे। उन्होंने गुजरात पहुंचने के बाद भावनगर में एक भव्य रोड शो किया और एक कार्यक्रम में करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भावनगर में ही एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2047 तक हमें विकसित होना है तो भारत को आत्मनिर्भर होना ही होगा। इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। 140 करोड़ देशवासियों का एक ही संकल्प होना चाहिए, चिप हो या शिप, हमें भारत में ही बनाने होंगे। चलो बेटा, तुम्हारा चित्र मिल गया। देश की आजादी के 100 साल होंगे, मिल गया। 2047 तक विकसित होना है तो भारत को आत्मनिर्भर होना ही होगा। आत्मनिर्भर होने के अलावा भारत के पास कोई विकल्प नहीं है। 140 करोड़ देशवासियों का एक ही संकल्प होना चाहिए, चीप हो या शिप, हमें भारत में ही बनाने होंगे। गुजरात के भावनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में सामर्थ्य की कोई कमी ही नहीं है, लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस ने भारत के हर सामर्थ्य को नजरअंदाज किया है। इसलिए आजादी के 6-7 दशकों बाद भी भारत वो सफलता हासिल नहीं कर पाया जिसके हम हकदार थे। इसके 2 बड़े कारण रहे। लंबे समय तक कांग्रेस सरकार ने देश को लाइसेंस कोटा राज में उलझाए रखा, दुनिया के बाजार से अलग थलग रखा। कांग्रेस सरकार की नीतियों ने देश के नौजवानों का बहुत नुकसान किया।
मिल गया चित्र। और बहनों, भारत में सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस ने भारत के हर सामर्थ्य को नजरअंदाज किया। इसलिए आजादी के 6-7 दशकों बाद भी भारत वो सफलता हासिल नहीं कर पाया जिसके हम हकदार थे। और अगली खबर आपको जहानाबाद से बताते हैं, जहां मंडल कारा में कैदी उज्जवल कुमार ने खुदकुशी कर ली है, जिसके बाद जेल प्रबंधन और प्रशासन ने पोस्टमार्टम के लिए शव को पटना पीएमसीएच भेज दिया है। सूचना मिलने के बाद परिजनों ने पीएमसीएच पहुंचकर जमकर हंगामा किया और दारोगा से भी धक्का मुक्की की। बाद में जेल का एम्बुलेंस लेकर शव के साथ फरार हो गए। बाद में पटना पुलिस के सहयोग से नौबतपुर के पास एम्बुलेंस को पुलिस ने पकड़ लिया। शव लेकर भागने के मामले में जेल अधीक्षक के बयान पर मामला दर्ज किया गया है। मामले को लेकर जहानाबाद जेल के अधीक्षक अजीत कुमार ने कहा कि 19 सितंबर को तबियत खराब होने के कारण जेल अस्पताल में ही इलाज कराया गया और आज सुबह अचानक बाथरूम में फंदे से लटका कैदी का शव मिला है। हालांकि जेल अधीक्षक कैमरे पर कुछ भी बोलने से बचते दिखे। वहीं परिजनों ने जेल में उज्जवल कुमार की पिटाई का आरोप लगाया, जिससे उसकी हालत नाजुक हो गई और उसकी मौत हो गई। 18 सितंबर को मृतक ने कल्पा थाने में सरेंडर किया था, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में जहानाबाद जेल भेजा गया था। जेल में हम हाजिर करें 18 तारीख के। कोई दारू पी के गाड़ी के धरवा दिया सस्ता, तो ओकरे नाम से गाड़ी था, तो ओकरा बरेल साट दिया। तो कल कि बेटा जब कचो खट के बाड़ी कबार लेता हो, चल बेटा हाजिर होता। कल कि मुझे चेक करा के दिए, सब सरकारी में से चेक करा के जाके हम 18 तारीख के देखिए हम हाजिर करें। कोई पता नहीं हमको कोई पता नहीं है। नरेटिव देखिए सर, कुछ हमको पता नहीं। जेल में हमको पता है सर। जहानाबाद मंडल कारा से एक युवक को जिसकी मौत हो गई थी पीएमसीएच पटना पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहां से परिजन एम्बुलेंस के साथ शव को लेकर फरार हो गए। पूरा मामला ये है कि उज्जवल नामक युवक, जो कि अखिलेश यादव का बेटा था, 2020 के एक मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। 18 तारीख को 18 जो सितंबर है उस दिन उसको जेल में लाया गया था कल्पा थाने की पुलिस के द्वारा। उसकी तबीयत खराब हुई थी 19 तारीख को, जिसके बाद इलाज किया गया था यहाँ कारा में जो अस्पताल है उसमें। बाद में सुबह में उसका शव फंदे से लटका मिला। बताया ये भी जा रहा है कि उसमें अल्कोहलिक सिंड्रोम था, वह स्मैक भी लेता था, जिसके कारण उसकी परेशानी बढ़ी हुई थी। इसी वजह से माना जा रहा है कि उसने आत्महत्या की है। जेल प्रशासन ने किसी तरह की मारपीट या किसी तरह के दुर्व्यवहार से इनकार किया है। फिलहाल पुलिस इस कोशिश में है कि शव का पोस्टमार्टम वापस उसको पीएमसीएच लाकर कराया जाए। अब देखना है मामला कब तक समाप्त होता है और रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आता है। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18 जहानाबाद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।